गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग परमाणु भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बारे में अध्ययन कर लिया है। nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर लिया है, जो हमको निकल के आई थी। E बराबर कितना, En बराबर -k/2Rn। ये है nवें कक्ष की ऊर्जा। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा क्या होती है मैं बताऊं आपको। देखिए, ये बात तो क्लियर थी कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा आती है उसका मान ऋणात्मक आता है। इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से यानी परमाणु से परिबद्ध रहता है, नाभिक से परिबद्ध रहता है। अगर आप इतनी ही ऊर्जा को बाहर से इसको सप्लाई करें, प्रोवाइड करें, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर चला जाएगा। यानी बंधन ऊर्जा जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बंधन ऊर्जा, वो जो उसकी कुल ऊर्जा आती है, जो भी उसकी कुल ऊर्जा आती है, जो उसका ऋणात्मक होती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी Be बराबर माइनस, ये कितना था आपका kZ²/2Rn माइनस बराबर क्या आएगा kZ²/2R। ये है बाइंडिंग एनर्जी, ये है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा से हमारा क्या तात्पर्य है? बंधन ऊर्जा से हमारा तात्पर्य ये है कि भाई कुल ऊर्जा का ऋणात्मक मान। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक आती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध रहता है। लेकिन अगर इतनी ही ऊर्जा इसको बाहर से सप्लाई कर दें, तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए, नाभिक से फ्री कराने के लिए जो आपको आवश्यक ऊर्जा थी, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डेरिवेशन नंबर 4, और वो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए तरंग दैर्ध्य। हाइड्रोजन परमाणु के लिए तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आपको ये तो पता था बोर की तृतीय परिकल्पना से कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं देता। ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे, अथवा निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे। यही था, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं देगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो बोर की तृतीय परिकल्पना से, बोर की तृतीय परिकल्पना से क्या कहती है बोर की थर्ड पोस्टुलेट? बोर की तीसरी परिकल्पना कहती है En2 माइनस En1 बराबर h न्यू। अब आपने En कल निकाला था,
हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही बात चल रही है, तो -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, लगभग यही मान था। एक बार देख लेते हैं, श्योर हो जाएंगे। ठीक सर, यही था। अब अगर आप इसमें देखें तो m नियत है, e भी नियत है, 8 भी नियत है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी नियत है और h स्क्वायर भी नियत है। इसको एक नया मान दे दिया है r डैश। तो En बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के r डैश अपॉन n स्क्वायर। ये हमने मान लिया है एक नया नियतांक, ठीक है। अब यहां हम मान लेते हैं, तो En2 बराबर क्या आएगा, माइनस r डैश अपॉन n2 स्क्वायर माइनस En1 बराबर क्या आएगा, माइनस r डैश अपॉन n1 स्क्वायर बराबर hc अपॉन लैम्डा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस r डैश अपॉन n2 स्क्वायर प्लस r डैश अपॉन n1 स्क्वायर बराबर hc अपॉन लैम्डा। और इसको सही करके लिख लीजिए, hc अपॉन लैम्डा बराबर r डैश अपॉन n1 स्क्वायर माइनस r डैश अपॉन n2 स्क्वायर। और 1 अपॉन लैम्डा यहां से आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए, एक बार तो लिख दीजिए hc अपॉन लैम्डा बराबर r डैश 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर और भाग लगा दीजिए इसको। तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या आएगा, r डैश अपॉन hc। यहां क्या आएगा, था 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। r डैश अपॉन hc एक नया नियतांक है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, पर नाम याद आ रहा होगा आपको, रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान होता है 1.097 गुणा 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो जो सूत्र आया हमारा वो निकल के आया 1 अपॉन लैम्डा बराबर r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये है सर आपका हाइड्रोजन परमाणु के लिए तरंग दैर्ध्य। एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, देखिए मैं कह रहा हूं घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है। ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे अथवा निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n2 ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो बोर की तृतीय परिकल्पना के अनुसार En2 माइनस En1 बराबर hν और En बराबर क्या होता है, माइनस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। यहां से अपन me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर बराबर क्या ले लेते हैं, r डैश, एक नया नियतांक ले लेते हैं। तो En बराबर क्या आया, माइनस r डैश अपॉन n स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, En2 बराबर क्या आया, माइनस r डैश अपॉन n2 स्क्वायर माइनस En बराबर क्या है, माइनस r डैश अपॉन n1 स्क्वायर बराबर hc अपॉन लैम्डा। माइनस माइनस प्लस, तो इसको आगे ले आएंगे, r डैश अपॉन n1 स्क्वायर माइनस r डैश अपॉन n2 स्क्वायर, r डैश कॉमन आ जाएगा। तो hc अपॉन लैम्डा बराबर होगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर और 1 अपॉन लैम्डा और hc का भाग लगा देंगे और r डैश अपॉन hc बराबर हो गया r, जिसको अपन लोग क्या कहेंगे, रिडबर्ग नियतांक, और ये आंसर आएगा। एक बार आप इसे देखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए सर, ये तो आपका डेरिवेटिव पार्ट्स हो गया। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं, आइए। आपके 5 डेरिवेशन हो चुके हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, आइए। देखिए, न्यूमेरिकलों के लिए आपको वैसे तो बुक में से ही क्वेश्चन को नोट करना है और फिर इसको लिखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल की कोशिश ये करें, मैं नोट्स दे दूंगा, पर फिर भी आप कोशिश ये करें कि बुक में से ही देखकर अगर हम नोट कर पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, सबसे पहला क्वेश्चन है, बोर की द्वितीय कक्षा के लिए, बोर की द्वितीय कक्षा के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए ना, बोर की द्वितीय कक्षा के लिए त्रिज्या, वेग तथा ऊर्जा का मान ज्ञात करो, ठीक है। हाँ जी, आइए देखते हैं। यह आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले त्रिज्या, आपको बताया था मैंने, Rm बराबर होता है 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, और दिया है n बराबर आपको कितना, 2। तो Rm बराबर 0.529, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 एंगस्ट्रॉम में। मल्टीप्लाई करो, 4 नाम 36, यहां से लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 बजे 20 और 1 21, 2.116 एंगस्ट्रॉम, ये त्रिज्या होगा। दूसरा है आपका वेग, तो मैंने आपको पढ़ाया था nवें कक्ष में वेग vn बराबर होगा v1/n, nवें कक्ष में यही वेग का सूत्र है। और v1 आपको दे रखा है 2.18 गुणा 10 की घात 6, और इसको भाग लगेगा कितने का, दूसरे का, है ना। काटिए, 2 1 और 2, भाग टूटेगी 0, 2 नाम 18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट है आपका त्रिज्या, तो nवें कक्ष की त्रिज्या En बराबर आती है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो En बराबर क्या होगा, -13.6, और आप भाग लगाइए कितने का, 4 का, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -4 दिया 12, 1 4 चौक 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 आंसर आ गए आपके, ये और ये आपकी बुक का पहला अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। आपके पास किताब हो तो उसमें से भी देख के कर सकते हैं, और न्यूमेरिकलों को तो वीडियो में से देखकर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चले सर आगे, चलिए, ये तो था आपकी बुक का पहला अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 11वां क्वेश्चन है,
हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा के लिए कोणीय वेग का मान ज्ञात करो। कोणीय वेग का मान ज्ञात करो। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा के लिए कोणीय वेग का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा आप जानते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन तो प्रथम कक्षा में ही रहता है, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। आपने पढ़ा है, पहले में 2 जाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32। 2n² के सूत्र से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। n बराबर 1 रखोगे तो, n बराबर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, है ना। पर यहां निकालना है कोणीय वेग। आप जानते हैं स्थायी कक्षा v1 बराबर कितना होता है? v1 बराबर था 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। चाहे तो निकाल भी सकते हैं। आपने पढ़ा था vn बराबर कितना था? 2.18 × 10⁻⁶/n मीटर पर सेकंड में। n बराबर 1 लीजिए तो v1 बराबर 2.18 × 10⁻⁶ में 1 का भाग लगाइए। 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा v1 का मान है। ठीक, स्थायी कक्षा के लिए। और त्रिज्या rn बराबर कितना होता है? 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। n बराबर 1 लीजिए, r1 बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। आपको कोणीय वेग निकालना है, तो v बराबर आपने पढ़ा है r ओमेगा, याद होगा आपको। ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है और हमें निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा? v/r। v आपका है 2.18 × 10⁻⁶ और r आपका है 0.529 × 10⁻⁻10, जो ऊपर जाके हो जाएगा कितना? 16, 10⁻16। आपको 2.18 में 0.529 को सॉल्व करना है और ये तो 10⁻16 हो ही गया। चलिए पहले पॉइंट्स टेबल कर लेते हैं। यहाँ पर तो 3 जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी या 3 जीरो आएंगी, तो यहाँ 1 और कट जाएगी। तो 529 का भाग लगाइए 2180 में, कम से कम 4 बार हो जाएगा। गुणा करके देखिए, 529 × 4, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 पंजे 20 और 1 21। हाँ, तो 2116 और ये 2180 है। कितना बचेगा? 2180 में से 2116 घटाइए 4 और यहां बचेगा 7, 74, यानी ये हो जाएगा 740। और 740 में एक बार जाएगा तो 529 में से, मतलब 740 में से 529 घटाइए 1, 4 में से 14 में से 2 गए तो 12, नहीं यहाँ तो 1 लिया गया था, 3 था 13, तो 13 में से 2 गए तो 11, 1 बचेगा। हाँ, ये 3 1, ठीक है। और यहाँ बचेंगे 2, 211, फिर 1 जीरो आ जाएगी और 2116 तो 4 बार होता ही है और ये 2110 है, तो लगभग 4.13 आया गुणा 10⁻16 मीटर, नहीं सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है तो रेडियन पर सेकंड। एक बार आंसर चेक करते हैं इसका। कुछ गड़बड़ हो रही है।
4.12 आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ करती है, चलो वो आप चेक कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर 4.12 गुणा 10 की घात 16 मीटर पर सेकंड आ रहा है, लगभग ठीक आएगा। आप एक बार इसको कैलकुलेशन खुद करके देखिए। न्यूमेरिकल में तो जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं करें आपको आंसर नहीं मिलेगा। देखिए एक बार इसको, एक न्यूमेरिकल मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, हालांकि ये बुक में नहीं है, बट एक बार एग्जाम में आया था, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है एक बार, इसलिए इसको थोड़ा देख लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सारे न्यूमेरिकल के नोट्स आपको नहीं भेज पाऊंगा, न्यूमेरिकल आप वीडियो में से देखकर ही नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्थायी कक्षा की ऊर्जा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। मतलब आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुल ऊर्जा है En बराबर कितना, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा का ऋणात्मक मान होती है, और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा का 2 गुना होती है। तो बताइए क्या आएगा, माइनस के 13.6, आंसर क्या आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इसको 2 गुना कर दीजिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी माइनस। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक बार 2 नंबर का आया था एग्जाम में, बच्चे तो सॉल्व करने लगे थे, जबकि इसको सॉल्व करने की कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये तो सीधे आप कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकल की लैंग्वेज आप वीडियो में से देखकर खुद नोट कीजिए, और नहीं तो फिर मैं आप लोगों को वैसे तो नोट सेंड करूंगा ही, पर फिर भी आप वीडियो में से देख के खुद ही इस न्यूमेरिकल को नोट कीजिए, ठीक है। आज के लिए बहुत है, कल हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में समझाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।